उजाले की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमें सभी को पता है, रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मुख्य आवश्यकताओं में से एक है। अगर हमें समय पर भोजन नहीं मिले तो हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा। उसी तरह अगर हमें कपड़े नहीं मिले तो हमें तन पर ढकने के लिए कुछ आवश्यकता ज़रूरत होती है। वैसे ही अगर हम आवास की बात करें तो अगर रहने के लिए छत नहीं है तो इंसान क्या ही कर सकता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं भी ऐसी आती है। समय समय पर बारिश होती है, धूप होती है, बरसात होती है, सर्दी पड़ती है। तो ऐसे में हम सभी को, चाहे मानव हो या पशु हो, सबको सर ढकने के लिए एक स्थान चाहिए होता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने प्रयास किया और प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। अब ये आवास योजना क्या है? शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए घर की व्यवस्था नहीं है, उन्हें अनुकूल घर प्रोवाइड कराना या फिर घर बनाने के लिए कुछ अनुदान राशि देना है। आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। इसके लिए पात्रता कौन कौन रखता है, कौन व्यक्ति इसके अंतर्गत अपने घर बनवा सकते हैं, उसमें क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं और एक लाभार्थी को इसके लिए कहां आवेदन करना होगा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है केशव किशोर शर्मा जी को, जो कि नोडल ऑफिसर हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। उन्हीं के साथ हमने एक लाभार्थी को भी बुलाया है, जिससे आप लोगों को धरातल की स्थिति क्या है उसके बारे में जानकारी मिले और लोग किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद खुश हैं। आइए मिलवाते हैं आपको नाना देवी जी से। नाना देवी जी पधारी हैं नांगल सीरस पंचायत समिति जालसू से। नाना जी, थाको भी बहुत बहुत स्वागत। आइए चर्चा शुरू करते हैं। केशव जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की अपन बात कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत कब से हुई और किन उद्देश्यों के लिए इसकी शुरुआत हुई? प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण की बात करूंगा। ग्रामीण क्षेत्र में 2011 में सामाजिक आर्थिक आधारित जनगणना के आधार पर जो आवासहीन परिवार थे उनको आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागू की। इसमें जो राजस्थान राज्य की अपन बात करें, इसमें लगभग 27,24,000 परिवार सामाजिक आर्थिक जनगणना जिसे शैक बोलते हैं 2011 के जो आंकड़े थे उसमें पात्र पाए गए। चूँकि विगत वर्षों में इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री BPL आवास योजना, अन्य आवासीय योजनाओं में जो लाभ मिला, उन परिवारों को जो इसकी पात्रता रखते थे उसमें से उनको आवास उपलब्ध करा दिया गया था। उनको छोड़ के जो शेष परिवार थे उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट ऑनलाइन आवास सॉफ्ट जो भारत सरकार सॉफ्टवेयर है उस पर अपलोड की गई। उसमें ग्राम पंचायत वाइज, वर्ग वाइज, जैसे SC ST और जनरल, इस तरह वर्गवार अलग अलग प्रायोरिटी लिस्ट भारत सरकार ने तैयार की और उसी प्राथमिकता सूची के आधार पर भारत सरकार ने जो लक्ष्य आवंटित किए उसी वरीयता क्रम में उन पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध हो सके, उसी हिसाब से वो प्रायोरिटी लिस्ट ऑनलाइन पब्लिक के लिए उपलब्ध कराएगी। तो इस तरह से 2016 से योजना भारत सरकार ने प्रारंभ की, जिससे हर ग्रामीण क्षेत्र के हर गरीब परिवार को आवास मिल सके और सबसे गरीब को सबसे पहले मिल सके। जी, प्राथमिकता इस तरह से तय हुई कि जिसको अति आवश्यकता है उसे पहले प्रमुखता दी जाए और जिनको कम आवश्यकता है, यानी थोड़े बहुत उनके पास मकान है या कच्चा मकान तो है, तो उन्हें बाद में इसकी प्रायोरिटी मिली जाए। बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई जिसमें आवास मुहैया कराया जाता है, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? इसमें जो आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें राशि वहन करते हैं। 60% भारत सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है। इसमें मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवार जो रह रहा है उसके पास एक कमरा हो और एक रसोई हो। इसके लिए जो मिनिमम जो उसकी रखी है एरिया की, उसमें 269 स्क्वायर फीट यानी 25 वर्ग मीटर का आवास वो बनाएगा। उसके साथ उसको शौचालय उपलब्ध हो सके, इस तरह से उसको मूलभूत सुविधाओं में एक कमरा और एक रसोई उसको उपलब्ध हो सके। इस परिप्रेक्ष्य में ये योजना का प्रारूप तैयार किया गया। इसमें जो पात्रता की जो बात करें तो पात्रता का निर्धारण भी भारत सरकार ने जो मापदंड किए कि ये सुविधाएं उस परिवार के पास नहीं होंगी तो इसका पात्र होगा। उसमें जो मुख्य मापदंड रखे वो 10 मापदंड थे। जैसे उसके पास तिपहिया वाहन, चौपहिया वाहन नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए, मैकेनाइज व्हीकल 4 व्हीलर जिस तरह से वो नहीं होना चाहिए, कॉमर्शियल टैक्स नहीं देना चाहिए, 2.5 एकड़ सिंचित भूमि और 5 एकड़ असिंचित भूमि का वो नहीं होना चाहिए।
और एक किसान क्रेडिट कार्ड जिसकी लिमिट 50,000 से अधिक होगी वो इसका पात्र नहीं होगा। ये 10 मापदंड उन्होंने रखे हैं जिसके आधार पे अगर ये सुविधाएं उसके पास होगी तो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। तो इस आधार पे जो वरीयता सूची तैयार की, उस वरीयता सूची के आधार पे भारत सरकार ने इसको आवास उपलब्ध कराने की प्राथमिकता निर्धारित की गई। मतलब जो व्यक्ति पात्र है वो ये है कि जिनके पास कच्चे मकान है, वो सही स्थिति में नहीं है, तो वो उसके लिए पात्र है, उनके पास ज़्यादा इनकम नहीं है। और अपात्रता ये कि जो व्यक्ति पहले से एक सही मकान में रह रहे हैं, या उनके पास दोपहिया या चौपहिया वाहन है, या सारी सुविधाएं हैं, या जो इनकम टैक्स पेई है, उन्हें इस योजना से अलग रखा गया है। कि मतलब प्राथमिकता ये तय की गई कि जो जिनको अति आवश्यक है घरों की, उन्हें पहले प्रमुखता दी गई है। जैसे कि नाना देवी जी आज हमारे साथ हैं, आपसे पूछना चाहूँगी कि पहले आप किस तरीके से मकान में रहते थे? हम कच्चे घरों में रहते थे पहले। क्या क्या सुविधाएं थी आपके कच्चे घर में? कच्चे घरों में तो सुविधा तो छान थी, ऊपर छान डालते, और ऐसे कच्चे कमरे ही थे पहले तो। और अब की क्या स्थिति है जब आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान ले लिया है? अब आपका घर कैसा है? अब देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना मिली तो कमरा बना लिया, और शौचालय भी बना लिया, और रसोई बन गई, और 2 कमरे बन गए। 2 कमरे बन गए। 2 कमरे। और जब गवर्नमेंट हमें पैसे लाभ दिया तो थोड़ा थोड़ा करके और बना लिए। मतलब धीरे धीरे करके आपने 2 कमरे, रसोई, बाथरूम भी बन गया है। आप अब सही से रह रहे हो? अब सही से रह रहे हैं। एक बात बताओ, जैसे कच्चे मकान में रहते थे तो आपको क्या क्या परेशानियां होती थी? कच्चे मकान में परेशानी थी, आंधी तूफान आ जाते, छान उड़ जाती, चूल्हा जलाते, तूफान आ जाते, आग उड़ जाती चारों तरफ। हाँ। बहुत परेशान थी पहले तो, परेशानी थी। कच्चा ग्राम रहता तो परेशानी। और अब जी आयुष योजना मिली तो बड़ी सुविधा मिल गई, कमरा भी बना लिया और अच्छे से रह रहे हैं। अच्छे से रह रहे हैं। जैसे कि अभी नाना देवी जी की पात्रता मानी गई कि इन्हें घर के बनाने के लिए अनुदान मिला, तो ये जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति पात्र हैं उनको किन किन आवश्यक दस्तावेजों की ज़रूरत है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास होने चाहिए कि अपन आवेदन कर सकें? इसमें पात्रता के लिए जैसे वरीयता क्रम में उस लक्ष्य आवंटन में उसका नंबर आता है, तो जो पंचायत के जो भी कार्मिक है, ग्राम विकास अधिकारी या जो भी वहाँ पे जो कार्यरत है, वो उस परिवार के पास जाते हैं और उस परिवार का नरेगा का जॉब कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी, क्योंकि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार उसके खाते में सीधे पैसे जाने हैं, तो आधार लिंक्ड जो अकाउंट है वो उसका डिटेल चाहिए। और उसके अलावा उसके जो जहाँ उसको बनाना है उसकी लैंड के रिकॉर्ड चाहिए, मतलब जब भूमि के दस्तावेज। अगर उसके पास भूमि नहीं है तो पंचायत उसको भूमि आवंटन के प्रयास करती है। तो मुख्य दस्तावेज में नरेगा का जॉब कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की और ज़मीन के दस्तावेज, 4 डॉक्यूमेंट उससे चाहिए। वो उस वहाँ से कलेक्ट करता है और फिर इसको ऑनलाइन अपलोड करता है, उसकी स्वीकृति जारी हो जाती है। जी, तो आवेदन में आपने पास अपनी बैंक की पासबुक होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पहचान पत्र होना चाहिए, और अगर आपके पास भूमि है तो आपको स्वीकृति जल्दी ही मिल जाती है। लेकिन अगर जिन व्यक्तियों के पास भूमि नहीं है उन्हें पंचायत समिति शायद भूमि उपलब्ध कराती है, तो उसका क्या प्रोसीजर हो सकता है? वो अलग से, जैसे उसकी पात्रता के आधार पे पंचायत के पास अगर ज़मीन उपलब्ध है तो उसमें वो उसको प्रायोरिटी पे ज़मीन उपलब्ध कराती है। अगर उसके बाद ज़मीन खुद की एग्रीकल्चर की भूमि है तो इस योजना के अंतर्गत वो खुद की कृषि भूमि पे भी वो आवास बना सकता है। परंतु पंचायत के पास अगर ज़मीन उपलब्ध नहीं होगी तो उसको वेट करना पड़ेगा, जब भी ज़मीन राज्य सरकार उसको उपलब्ध कराएगी तब वो आवास की स्वीकृति जारी हो सकेगी। तो ज़मीनें अपनी उपलब्धता पे सीमित रहती हैं कि अगर आपके पास ज़मीन है तो आपको मकान सुनिश्चित हो ही जाएगा। एक बात ये कि जब हम शहरी की अगर बात करते हैं तो हमें आवेदन करना पड़ता है, पंजीकरण कराना पड़ता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अगर हम ग्रामीण की बात कर रहे हैं तो किस तरह से आवेदन होता है या उनका खुद ब खुद चयन होता है? ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ये है कि इसमें जो पहले प्रायोरिटी लिस्ट बनी सैक 2011 के आंकड़ों के आधार पर, उसके बाद 2018 में दोबारा एक बार सर्वे हुआ, क्योंकि 2011 के जो आंकड़े थे उसके सभी परिवारों को लाभान्वित कर दिया था जी। तो उस 2018-19 में जो सर्वे हुआ उसमें दोबारा प्रायोरिटी लिस्ट बनी, जिसमें लगभग 12.5 लाख परिवार इसमें चिन्हित हुए, और अब उन परिवारों के भी लगभग 2.5 लाख के आसपास शेष रहे, बाकी सब परिवारों के लिए लक्ष्य आवंटन हो गए। तो भारत सरकार ने अभी दिसंबर में निर्देश जारी किए हैं कि उनके जो और पात्र परिवार जो शेष रह गए ग्रामीण क्षेत्र में, जिनके पास आवास नहीं है, उनका सर्वे किया जाए।
तो उन निर्देशों के क्रम में अभी जो ऑनलाइन आवास प्लस 2024 एक ऐप जारी करी है, उसके द्वारा ग्राम पंचायत में समस्त जो परिवार रह गए हैं जिनकी ये योजना की पात्रता रखते हैं और उनको पुरानी प्रायोरिटी लिस्ट में उसका नाम नहीं आया है, उनका सर्वे का प्रावधान किया है। इसके लिए हमने भी राज्य सरकार से भी राज्य स्तर से भी प्रयास किए हैं कि जो उसमें मोबाइल ऐप जो 2024 है उसके प्रावधानों की जानकारी सामान्य जन को उपलब्ध हो सके। उस परिप्रेक्ष्य में हमने समाचार पत्रों में भी दिया है। इसमें जो सबसे बड़ा प्रावधान ये है कि इसमें सर्वे करने के लिए ग्राम पंचायत के साथ साथ लाभार्थी को भी ऑप्शन दिया गया है। लाभार्थी खुद भी अपना सर्वे उस आवास प्लस 2024 पे अपलोड कर सकता है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि आवास प्लस ऐप मोबाइल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, उसको डाउनलोड करना है। उसके साथ साथ एक फेस ऑथेंटिफिकेशन के लिए उसको एक ऐप और डाउनलोड करना है। वो मोबाइल ऐप दोनों उसके स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लेगा। उसके बाद वो खुद के परिवार का सर्वे एक मोबाइल से अपने एक परिवार का सर्वे किया जा सकता है, वो खुद ही अपलोड कर सकता है। वो सर्वे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद ग्राम पंचायत की या पंचायत समिति की जिम्मेदारी है कि उसका सत्यापन करे और उसकी पात्रता का परीक्षण करके योजना की पात्रता सूची में शामिल करें। अभी जो वर्तमान में सर्वे चल रहा है उसकी भारत सरकार के निर्देशानुसार पहले 31 मार्च डेट थी, जिसको बढ़ा के 30 अप्रैल कर दी गई। यानी कि अभी भी सर्वे अपलोड करने के लिए 5-6 दिन का समय शेष है। जो परिवार इसमें शेष रह गए हैं वो अपने खुद के मोबाइल से ही अपने पात्रता सूची में शामिल करने के लिए सर्वे अपलोड कर सकते हैं। इसमें हम भी प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हमने किस तरह से सर्वे अपलोड करना है उसका एक ट्यूटोरियल वीडियो हमने जो सोशल मीडिया पे पब्लिश किया है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दिया है, इसमें यूट्यूब पे भी अपलोड किया है। और उसकी ये परिणाम है कि टोटल राजस्थान में लगभग 26,79,000 के आसपास परिवार अपलोड हो चुके हैं। उसमें से 14 लाख के आसपास सेल्फ सर्वे है, यानी कि पब्लिक जागरूक हुई है और हमने जो सर्वे किया उससे अधिक सेल्फ सर्वे अपलोड हुआ है। तो ये पात्र परिवार जिन्होंने भी सर्वे अपलोड किया उसकी पात्रता के बाद दोबारा एक प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी, जो उसके आधार पर भारत सरकार लक्ष्य आवंटन करेगी और इन सभी परिवारों को जो पात्र पाए गए उनको भारत सरकार के साथ लक्ष्य आवंटन करा के और प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित कराने के प्रयास किए गए। इसमें जो लक्ष्य रखा गया है कि 2029 तक सभी परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। जी, मतलब पहले के चरण में जिन परिवारों को आवास उपलब्ध करा दिया गया है, अब दूसरे चरण की तैयारी है और लोग इसमें भी आवेदन कर रहे हैं। जैसे कि अपनी जो संस्थाएं हैं वो तो देख ही रही हैं कि किन किन व्यक्तियों को आवश्यकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको भी आवास की ज़रूरत है और आप इसकी पात्रता में शामिल होते हैं, यानी आपके परिवार में से किसी भी व्यक्ति के नाम पर कोई मकान नहीं हो, आप इनकम टैक्स पे ही नहीं हो, आपके घर में कोई दुपहिया या चौपहिया वाहन नहीं हो, कोई भी जो सुविधाएं ऐसी जो कि शहरी इलाकों में मुहैया होती हैं वो आपके परिवार में नहीं है, तो आप इसके लिए पात्रता रखते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। बताना चाहूँगा, इसमें तिपहिया वाहन, चौपहिया वाहन डिसअलाउड है। 2 पहिया वाहन मतलब 2 व्हीलर अगर उसके पास है तो इसकी पात्रता रखता है। इसमें ये प्रोविजन खत्म कर दिया भारत सरकार। जी, अगर आपके पास दुपहिया वाहन है तो आप इसकी पात्रता रखते हैं, लेकिन उसकी स्थिति के आधार पर ही काम होगा। जैसे नानादेव जी, आपने अब मकान बन गया है, आपका पक्का मकान बन गया है, तो पहले तो आपको कितना पैसा सरकार की तरफ से मिला और आपने क्या मेहनत करी आवेदन पाने के लिए? पहले तो नीम खोदिया, नीम खुदी जब तो 15,000 रुपये मिले। अच्छा। खाता में ये नगद नहीं दिया, केस को ना आया। और फिर जब कुर्सी छाटा जब 45,000 रुपये मिल गया। फिर छत डाला तो 60,000 रुपये मिल गए। तो ये 3 किस्त आई, 3 किस्त खाता में आई। फिर हम खाता में खड़ा और जिया काम चलते रहो, चलाता रहे, जिया मेहनत भी कर लिया। या नरेगा में जावा तो नरेगा की तरफ से भी मेहनत कर लिया और जो घर खामे में भी लाग वाग मेहनत करे, खूब मेहनत करे और जो फिर बढ़ा लिया। तो 3 किस्त मिल गई। तो एक छत डाले बाद मिली, एक कुर्सी छाटे जना मिली, एक नीम खोदे जना मिली, 1,20,000 रुपये मिल गए। जी, तो आपने स्वयं भी बना लिया। केशव जी, एक प्रश्न मन में आता है कि जो व्यक्ति मजदूरी का ही काम कर रहे हैं, जो अपना मजदूर वर्ग है, उसे स्वयं का घर बनाने के लिए इस योजना के प्रति पात्रता रखता है, तो क्या हम स्वयं भी उसमें काम कर सकते हैं? इसमें जो आवास के साथ है, इसमें कन्वर्जेंस के तहत
90 मानव दिवस नरेगा से अनुमत है। यानी कि लाभार्थी परिवार अगर उसमें खुद के मकान पे इसमें श्रम करता है, या मान लो खुद नहीं कर पा रहा, कोई मान लो ऐसे दिव्यांग परिवार है या एज्ड परिवार है जो नहीं कर सकता, तो अन्य मजदूर भी लगा सकता है। तो इसके लिए 90 मानव दिवस इसमें अनुमत है और 266 रुपये की रेट है। तो आज के हिसाब से 23,940 रुपये उसको नरेगा से आवास निर्माण हेतु इसमें प्रोविजन किया हुआ है। और इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए 12,000, इस तरह से लगभग 1,54,900 समथिंग रुपए इसमें पूरे मिलते हैं परिवार को, अगर वो नरेगा के साथ इसमें काम करता है। तो मतलब जो व्यक्ति स्वयं अपना काम करना चाहता है उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट एक नरेगा के जरिए हो सकता है। और जैसा कि अभी आपने बताया शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये अतिरिक्त होते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन से जब इस आवास योजना को जोड़ा गया तो सिर्फ शौचालय बनाने के लिए जो पैसा मिल रहा है एक वही लाभ है या इसका और भी कोई लाभ हो सकता है? नहीं, इसमें स्वच्छता को मेन भारत सरकार का, राज्य सरकार का उद्देश्य है कि परिवार को सुविधा मिल सके। इसलिए आवास को पूर्ण जब भी माना जाता है जब आवास के साथ उसका शौचालय निर्माण हो। इसके लिए मैंडेटरी है कि स्वच्छ भारत मिशन से उसको पहले या तो पूर्व में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो गई हो, और अगर उपलब्ध नहीं हुआ है तो आवास के साथ साथ उसको शौचालय निर्माण की स्वीकृति स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से दी जाती है, जिसके तहत उसको 12,000 का अनुदान वहाँ से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से मिलता है। इस तरह से आवास निर्माण में विद शौचालय। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार का ये प्रयास है कि आवास निर्माण का पात्र परिवार केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है जिसमें वो पात्रता रखता है उसको इसके साथ ही उसको स्वीकृति दी जाए। जैसे मान लो उसके पास गैस नहीं है तो उज्ज्वला योजना के तहत उसको गैस उपलब्ध कराई जाए। पेयजल सुविधा नहीं है तो पेयजल जो योजना है उसके तहत उसको वाटर सप्लाई स्कीम जो JJM या इसके तहत जो उसको घर पे नल का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा विद्युत कनेक्शन अगर उसके पास नहीं है तो उसको विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। और जो भी सामान्य मूलभूत सुविधाएं जो उसके पास होनी चाहिए उस परिवार को उपलब्ध हो सके, इसके लिए राज्य सरकार प्रयास करती है। और स्वीकृति के साथ ही जो भी योजनाएं अन्य केंद्र और राज्य सरकार की उसकी स्वीकृति पत्र भी उसको हस्तांतरित किया जाता है और वो सुविधा उपलब्ध कराने सुनिश्चित हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। तो इससे बात सीधे साफ होती है कि जो भी हमारे उम्मीदवार हैं उनमें स्पष्टता रखी गई है, क्योंकि सीधे जो भी पैसा आ रहा है, अनुदान का पैसा आ रहा है, वो आपके अकाउंट में आ रहा है। तो इसमें जो मध्यस्थ की भूमिका है उसे तो बिल्कुल नगण्य ही कर दिया कि सीधे सीधे अमाउंट आपके पास आ रहा है, जो आपके पास आ रहा है वो ही आपको इस्तेमाल करना है और उसमें सही तरीके से अपना घर बनाना है। अगर व्यक्ति ने पात्रता रखी है या अपना पंजीकरण कराया है तो कहाँ हम लोग जान सकते हैं कि हमारा आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी क्या प्रक्रिया है? इसमें जैसे आपको लग रहा है कि जैसे हर चीज़ ऑनलाइन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जब उसका वरीयता सूची प्रकाशित होती है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आवास सॉफ्टवेयर है उसमें pmayg.nic.in एक वेबसाइट है, उस पर आप डायरेक्ट ग्राम पंचायत वार लाभार्थी वार एक एक सूचना आप देख सकते हैं कि उसका परिवार की प्रायोरिटी लिस्ट में कितने नंबर पे है, उसका आवास स्वीकृति हो गई, उसको राशि कितनी जारी होगी, आवास की शुरू करने की, नींव बढ़ने की, छत डालने की, उसकी हर स्टेज की फ़ोटो उस पर अपलोड होती है। यानी कि समस्त जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पे आम आदमी के लिए उपलब्ध है, जिससे वो खुद की जानकारी खुद कर सकता है। और अगर उसने अपना मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड कर रखा है तो वो अपने मोबाइल नंबर के थ्रू भी, जैसे उसके मोबाइल नंबर से खुद के लेवल पे, जैसे उसने काम पूरा कर लिया नींव स्तर का, अब उसको किस्त मिलनी चाहिए, सेकंड नहीं मिल रही, तो वो खुद की जियो टैगिंग अपने मोबाइल से अपलोड कर सकता है उस वेबसाइट पे, और वो उसके जो किस्त अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि ऑनलाइन अप्लाई कर देगा तो नेक्स्ट किस्त बार उसको जियो टैग को वेरीफाई करके और ऑटोमेटिक जारी करने का प्रावधान इसमें रखा गया है। यानी कि हर स्तर पे प्रयास किया गया है कि लाभार्थी को आना नहीं पड़े और उसको ऑनलाइन अपने लेवल पे ही सारी चीज़ें अपलोड कर दे और उसको किस्त मिल जाए। आप इसमें जो नया सर्वे चल रहा है उसी से आप देख सकते हैं कि सरकार का ये प्रयास है कि लाभार्थी परिवार को जो सरकारी कार्यालय में चक्कर नहीं लगाना पड़े, वो खुद के मोबाइल से उस ऑनलाइन ऐप का उपयोग करके और अपना सर्वे अपलोड कर सकता है, अपनी किस्त के अप्लाई कर सकता है, सारी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराएगी। यानी कि जो पात्रता जो आप कह रहे हैं कि कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, वो इसमें प्रावधान बहुत नगण्य रूप में रखा गया है। मतलब ध्यान ये रखा गया है कि अगर किसी लाभार्थी को कोई परेशानी हो रही है कि पहले किस्त आपको मिल गई है, दूसरी में
देरी हो रही है तो आप स्वयं अपनी जगह का, आपके निर्माण की एक फ़ोटो खींचकर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं और उसके ज़रिए आपको जल्दी से जल्दी आपके खाते में वो किश्त आ जाएगी। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई है, जितने भी लोग इसके आवेदन कर रहे हैं उन्हें सभी परेशानियों से दूर रखा जाए। और विशेषकर बात यह कि पानी की सुविधा आपको दी जाएगी, बिजली की सुविधा आपको मुहैया कराई जाएगी, साथ ही साथ उज्ज्वला योजना के तहत आपको एक रसोई गैस भी दी जाएगी, जिससे कि जो हमें प्राकृतिक रूप से परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा धुआं होता था, महिलाओं को खाना बनाने में परेशानी होती थी, उससे भी निजात मिलती है। नाना देवी जी, आप बताओ कि आपके घर में अब गैस आ गई है, गैस आ गई, पानी का नल आ गया है, तो पहले के जीवन में और अब के जीवन में आप में क्या परिवर्तन आया है? अब तो बहुत परिवर्तन आ गया। क्या अच्छा लग रहा है? हाँ, अब तो अच्छा लग रहा है। पहले तो पानी भी नहीं था और चूल्हा जलाते, रोटी बनाते, सब्जी बनाते, दूध भी गर्म करते, सारा ही काम करते थे पहले तो। और अब तो गैस मिल गई तो गैस से सब काम होने लगा। ऐसा नहीं होता कि अपन सुबह सुबह तो रोटी बना के रख देते हैं, फिर शाम को बनाते हैं, तो दिन में किसी को गर्म खाने की इच्छा हो तो वो नहीं होता? गर्म खाने की इच्छा हो तो अब तो गैस हो गई ना। हाँ। तो गैस से आटा लगा के रख लेते हैं और जब भी चाहिए जब भी रोटी बना के और दे देते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ रही है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि सरकार हमारे लिए सजग है, प्रयासरत है। जैसा कि नाना देवी जी के साथ हुआ, ऐसे बहुत सारे लाभार्थी हमारे पास होंगे जिन्होंने अभी तक इतनी सारी योजनाओं का लाभ उठा लिया। जब हम घर की, आवास की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारा घर सुरक्षित होना चाहिए, कोई भी प्राकृतिक आपदा उसमें नहीं आनी चाहिए। जैसे जब हम घर निर्माण की बात करें तो आजकल जो परेशानी है वो भूकंप बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि मौसम में परिवर्तन है, स्थिति में परिवर्तन है। तो क्या हम जो आवास का निर्माण कर रहे हैं वो भूकंप निरोधी आवासों का निर्माण हो रहा है, उसकी क्या देखभाल होती है? मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये योजना प्रारंभ की गई तो सबसे पहले भारत सरकार ने प्रारंभ करने से पहले अपने स्तर पे IIT दिल्ली के सहयोग से राजस्थान का सर्वे कराया। हर राज्य में कराया, मैं तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है। तो उन्होंने राजस्थान को 4 जोन में बांट के अपने लेवल पे IIT दिल्ली के सहयोग से पूरे राजस्थान का सर्वे कराया। चयनित लाभार्थी का जो स्कोप था लगभग 969 के आसपास लाभार्थियों के उन्होंने फीडबैक लिया और उसके बेस पे कम लागत का भूकंप रोधी मकान कैसे बने जिसको आम पब्लिक जो उसको एक्सेप्ट कर सके, उस हिसाब से उन्होंने डिजाइन के 7 प्रारूप राजस्थान को उपलब्ध कराए। वो हमने हर लाभार्थी को उपलब्ध कराने का प्रयास किया, परंतु इसमें ये योजना का प्रावधान है कि लाभार्थी अपनी आवास का निर्माण खुद की डिजाइन के, खुद की इच्छा के अनुसार कर सकता है। जो हमने उसको डिजाइन उपलब्ध कराई वो उसके लिए बाध्य नहीं है कि वो उसको उपयोग में ले, परंतु सुविधा के लिए हमारा ये प्रयास है कि कम लागत में सुरक्षित मकान वो बना सके, उसके लिए उसको प्रेरित करते हैं और उसको डिजाइन उपलब्ध कराते हैं। जी, शहरी और गरीबों के लिए अपने जीवन को बेहतर गुणवत्ता के साथ जीने का एक प्रयास है प्रधानमंत्री आवास योजना। साथ ही साथ इसकी एक विशेषता में शामिल होता है महिला सशक्तिकरण। तो इसके लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास है? ये जो आवास योजना है इसमें महिलाओं को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है? इसमें योजना में ये प्रावधान रखा गया है कि आवास की जो स्वीकृति है ना वो महिलाओं के नाम से जारी करेंगे जी। अगर कहीं मान लो ऐसा नहीं हो पा रहा है तो महिला और पति या पत्नी दोनों के संयुक्त रूप से जारी कर सकते हैं, परंतु निर्देश ये है कि प्राथमिकता महिलाओं के नाम ही स्वीकृति जारी करने की है। जी, तो महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। अगर घर में जैसे कोई महिला है तो आप उसके नाम से आवेदन कर सकते हैं, तो आपको जल्दी ही इसमें काम हो सकता है। जब अपन घर की बात करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि भाई पट्टा अपने नाम ही होना चाहिए। कई लोगों की तो ज़मीन स्वयं की है, लेकिन जिन्हें ज़मीन पंचायत के द्वारा दी जा रही है, तो क्या वहाँ पे भी पट्टे की सुरक्षा है? वहाँ पे जो पंचायत, हालांकि वो अलग से इशू है, परंतु पंचायत जो पट्टा देती है उसमें भी ये राज्य सरकार के निर्देश हैं कि प्राथमिकता से महिलाओं के नाम ही जारी किया जाए। जी, और इसमें लाभार्थियों के कर्तव्य क्या होने चाहिए? आपने सरकार का प्रयास बता दिया, लेकिन जो लाभार्थी है उसका मेन कर्तव्य क्या है? लाभार्थी का कर्तव्य ये है कि वो समय पे आवास का निर्माण करे, गुणवत्तापूर्ण निर्माण करे। कोई उसको तकनीकी सहायता या कुछ चाहिए तो उसके लिए राज्य सरकार प्रयास करेगी और स्वच्छता मेंटेन रखे। स्वच्छता के लिए शौचालय निर्माण उसको कर दिया है, फिर भी और कोई सुविधा मूलभूत उपलब्ध है तो उसके लिए राज्य सरकार प्रयास करके उसको उपलब्ध कराएगी, परंतु समय पे आवास निर्माण पूर्ण करे, जिससे कि आवास समय पे निर्माण पूर्ण होगा तो उसकी लागत में वृद्धि नहीं होगी।
अगर वो आवास निर्माण में विलंब करता है तो लागत में वृद्धि होगी, फिर वो आवास निर्माण पूर्ण नहीं कर पाएगा इस अनुदान राशि में। बहुत ही सही बात बताई। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें राशि मिलने लगती है तो हम उसका उपयोग किसी और चीज़ में करने लगते हैं, लेकिन अगर आपको आवास निर्माण के लिए राशि मिली है तो आप उसका उपयोग भी उसी चीज़ में करें। आप अपने काम में सही रहें, अपने कर्तव्य पूरे करें, तो सरकार की तरफ से और भी प्रयास आप लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए जाएंगे। अगर कोई नया परिवार इसमें पात्रता रखता है तो उसे क्या करना चाहिए? नया परिवार ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में तो जो भी नए परिवार है उसको 30 अप्रैल तक सर्वेक्षण में शामिल होना चाहिए। अगर उसकी पात्रता रखता है तो उस जिससे कि उसकी योजना का उसको लाभ मिल सके। अब शहरी क्षेत्र की बात करते हैं। शहरी क्षेत्र में अभी राज्य सरकार ने जो योजना के अंतर्गत 1.5 लाख केंद्र सरकार देती है, उसके अलावा 1 लाख राज्य सरकार ने देने का प्रावधान किया फेज 2 में। उसमें ये प्रावधान किया है कि वो कहीं भी ई मित्र पे या खुद के मोबाइल से जाकर वो आवेदन कर सकता है और इसी प्रक्रिया के जरिए आपको आवास योजना के तहत लाभ मिल सकता है। तो केशव जी आप आए और नाना देवी जी आप आए और इतनी चोखी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आप दोनों को धन्यवाद देना चाहेंगे। अगर हम सब सजग रहेंगे, सरकार हमेशा हमारे साथ रहेगी। इसी कड़ी में हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे उजाले की ओर कार्यक्रम में। नमस्कार।